Hello bachcho, today we will discuss about the solution, the second lecture under the chapter number 2nd of 9th class is matter around us pure. We will study about the solution, types of solution and how the concentration of the solution can be measured. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और जल्दी से बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपके पास पहुंचता रहे। शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहले सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, ध्यान रखना। मिक्सचर क्या होता है, अगर आपको मिक्सचर नहीं पता है तो हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो मिक्सचर जो है इसमें से 2 और मोर कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 और मोर प्योर कंपोनेंट हो सकते हैं। 2 और मोर प्योर कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये 2 और मोर क्या हो सकते हैं, पहला पॉइंट आपका है दीज कंपोनेंट्स आर सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज अ सॉल्वेंट। सो लगभग आपके 2 कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपके 2 सॉल्यूट हो सकते हैं, 1 सॉल्वेंट हो सकता है। तो ध्यान रखना है 2 कंपोनेंट सिस्टम अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन में जनरली 9th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, और बाइनरी सॉल्यूशन में मतलब आपके कितने 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे चले आते हैं। डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, किसकी, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को सुनते ही हमारे मन में, दिमाग में ये आता है कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा जो हम लोग डिजॉल्व करने वाले हैं किसी भी लिक्विड में। अगर हम लोग कोई सोल्यूशन के बारे में बात करें, जैसे शुगर और वाटर का सोल्यूशन ले लेते हैं। सो शुगर इज अ सॉलिड हेयर एंड वाटर इज अ लिक्विड हेयर। तो जनरली हम लोग सॉल्वेंट को क्या करते हैं, लिक्विड से जोड़ के देखते हैं और सॉल्यूट को हमेशा सॉलिड से जोड़ कर देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका सॉल्यूट जो होता है हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। वाले सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो एक सिंपल सा तरीका है उसके लिए कि अगर आप क्या करिएगा, एक कंटेनर लीजिए, सोल्यूशन बना रहे हो, सोल्यूशन बनाते समय आप देखिए कि कौन सा एक्सेस अमाउंट में है। जो एक्सेस अमाउंट में हो उसको आपको हमेशा कहना है सॉल्वेंट है, और जो लेसर अमाउंट में हो तो आपको उसको कह देना है कि ये सॉल्यूट है। तो ध्यान रखना है, जो एक्सेस अमाउंट में वो सॉल्वेंट और जो लेसर अमाउंट में वो सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन जो है किससे मिलके बनता है, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलके बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूट की, द कंपोनेंट, सॉल्यूट की द कंपोनेंट विच इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड present in lesser amount is called solute। ठीक है। तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, इन सॉल्यूशन यहाँ पर लिखिएगा, इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एक कम मात्रा में जो पाया जाता है वही आपका सॉल्यूट होता है, या फिर ऐसा कंपोनेंट जो कि
सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। तो ध्यान रखना है इस बात को। अगला टर्म देख लेते हैं सॉल्वेंट। द कंपोनेंट इन विच, इसी से हम लोग डेफिनेशन बना देते हैं, द कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व। द कंपोनेंट इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व, जिसमें वह कंपोनेंट जिसमें सोल्यूट डिजॉल्व होता है, एंड प्रेजेंट इन अ एक्सेस अमाउंट, प्रेजेंट इन अ एक्सेस अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो ध्यान रख लेना है, द कंपोनेंट इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व, ऐसा कंपोनेंट जिसमें सोल्यूट डिजॉल्व होता है, और वह कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है, किसमें, सोल्यूशन में, दैट इज सेड टू बी सॉल्वेंट, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, वाटर है, बेंजीन है, HCl है, H2SO4 है, ये सब सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सॉल्वेंट। तो हम लोग आगे चलते हैं कि सॉल्यूशन के टाइप्स कितने हैं। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले अगर एक हम कंटेनर यहाँ पर ले लेते हैं, फिर से इसमें वाटर है और NaCl ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, NaCl ऐड कर देते हैं। वाटर है, ये आपका एक कंटेनर था, B कंटेनर था, वाटर है, यहाँ पर कुछ आपका मिल्क डाल देते हैं, मिल्क या फिर ब्लड आपको दिखा इसमें डाल देते हैं। तीसरा आपका जो कंटेनर है C, इसमें भी वाटर डालते हैं और आपका यहाँ पर चाक पाउडर डाल देते हैं, चाक पाउडर। तो तीनों ही केस में, तीनों आपके कंटेनर में जो सॉल्वेंट लिया गया वो वाटर है, और यहाँ पर सोल्यूट अलग अलग है, NaCl है, यहाँ पर मिल्क है, यहाँ पर चाक पाउडर है। अब इनको हम लोग डाल देते हैं, डालने के बाद अच्छे से चलाते हैं, स्टीरिंग कर देते हैं, स्टीरिंग करते हैं ताकि अच्छे से ये डिजॉल्व हो जाए। डिजॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ एक्टिविटी देखते हैं। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है हम लोग यहाँ पर इस पर करने वाले हैं तीनों पे। तो पहला हम लोग इनको कुछ समय के लिए, आधा घंटा के लिए ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, बिना हिलाए डुलाए उनको बिना डिस्टर्ब किए रख देते हैं। तो जब बिना डिस्टर्ब किए रख देंगे तो क्या पाएंगे आप, तो जनरली आप पाएंगे जब NaCl का सलूशन होगा, साल्ट का सलूशन होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो NaCl है वो बॉटम पर सेटल नहीं होता है, बॉटम पर जमता नहीं है। ठीक है, वो टोटल यहीं पर पूरी तरीके से NaCl क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वो कभी भी, चाहे जितनी देर, 1 घंटा आप रखे रहिए, तब भी NaCl के पार्टिकल उसके बॉटम पे सेटल नहीं होंगे। मिल्क देख लीजिए, मिल्क को भी आप जितने घंटे रखे रहेंगे तो मिल्क के पार्टिकल आपके सॉल्यूशन के, ये जो कंटेनर है इसके बॉटम में सेटल नहीं होते हैं। लेकिन चाक पाउडर को अगर देखिएगा, तो चाक पाउडर को अगर ज़रा देखेंगे तो चाक पाउडर क्या करता है, कुछ समय बाद चाक पाउडर बॉटम पे सेटल हो जाता है, जमा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं NaCl सॉल्यूशन के, वो हमेशा सॉल्यूशन में ही बने रहते हैं। मिल्क के भी सॉल्यूशन में बने रहते हैं, लेकिन चाक पाउडर के क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन में नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये देखा। दूसरा पॉइंट, इसमें से हम लोग टॉर्च की रोशनी डालें, यानी लाइट इस पर डाल दें। क्या करें, लाइट डालेंगे। तो लाइट डालेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि NaCl सॉल्यूशन में जब भी टॉर्च इसमें लाइट फॉल होगी तो देयर इज नो पाथ विजिबल इनसाइड द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर आपको कोई भी पाथ विजिबल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पहली बात। अगर NaCl में हम लोग मिल्क का जो सॉल्यूशन है, मिल्क जिसमें डाला है, इसमें अगर हम लोग टॉर्च या रोशनी डालेंगे, लाइट डालेंगे, तो इसमें से आपका जो पाथ है वो आपका विजिबल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है,
तीसरा इसमें भी डालेंगे तो भी आपका ये विजिबल दिखाई देगा। ठीक है, अगर तीसरा चीज़ हम देखते हैं, अगर माइक्रोस्कोप से पार्टिकल को देखें तो ये बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। पार्टिकल का जो साइज होता है इसमें से NaCl डिजॉल्व होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाता है, जबकि मिल्क के पार्टिकल थोड़ा सा बड़े होते हैं NaCl के बजाय हिसाब से। NaCl के कंपेयर में मिल्क के पार्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा बड़े होते हैं और चाक पाउडर के पार्टिकल और ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये 3 एक्टिविटी के द्वारा हमने देखा कि ये जो तीनों अलग अलग प्रकार के सोल्यूशन हैं, तो इन्हीं एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग इनको 3 टाइप्स में क्लासीफाइड कर सकते हैं। पहला आपका है ट्रू सोल्यूशन। क्या है बच्चों? ये ट्रू सोल्यूशन NaCl जो है वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो ट्रू सोल्यूशन बनता है। इसके बाद जो मिल्क है वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और ये आपका चॉक पाउडर है वो हमेशा सस्पेंशन होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज, दीज फिनोमेना, दीज एक्सपेरिमेंट, दीज ऑब्जर्वेशन, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला ट्रू सोल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन, और तीसरा आपका हो गया सस्पेंशन। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका ट्रू सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 पहला कि यानी ट्रू सोल्यूशन क्या होते हैं, इनका पहले देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका जो सोल्यूट का पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट जो है वो लेस देन क्या होता है 1 नैनोमीटर होता है। यानी 1 नैनोमीटर का मतलब यहाँ पर देखिएगा 1 मीटर इक्वल टू होता है बच्चों 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1 नैनोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। ये ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पावर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट अब हम लोग समझ लेते हैं। इट इज होमोजीनियस सोल्यूशन। इट इज होमोजीनियस सोल्यूशन। ये होमोजीनियस सोल्यूशन है, और होमोजीनियस सोल्यूशन के क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन जिसमें से सोल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो वो आपका सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस सोल्यूशन है। अगर जिसने होमोजीनियस सोल्यूशन के बारे में ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और वहाँ पर लिंक पे क्लिक करिएगा, और आपका जो होमोजीनियस सोल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, उसके बारे में जाके स्टडी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, होमोजीनियस सोल्यूशन है। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं, द पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल when light falls on it। तो इसका जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता है, तो इसके लिए इसका मतलब एक ब्रैकेट में इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो जब भी कोई भी सॉल्यूशन जो है, अगर सॉल्यूशन में लाइट डालेंगे तो अगर उसका पाथ विजिबल हो जाए तो वो कहलाता है टिंडल इफेक्ट। तो इसका मतलब
ट्रू सोल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट सोल्यूशन नहीं शो करता। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, फिर से इसको समझते हैं कि जैसे कोई भी आपने सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, और इसमें सब लाइट फॉल करेंगे, इसमें लाइट, ये आपका टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च से लाइट इसमें डालेंगे, तो अगर ये जो आपका पाथ है, वो पाथ है अगर ये विजिबल हो जाता है, ठीक है, तो विजिबल जब पाथ हो जाता है, तो ये पाथ जब विजिबल हो जाएगा तो आपको समझ जाना है कि ये जो इफेक्ट है वो टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट आपका हायर क्लास में पढ़ा जाएगा। फिर भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन अ लाइट फॉल्स ओवर द सोल्यूशन इज सेड टू बी टिंडल इफेक्ट। यानी आपका कि सोल्यूशन में जब हम लोग लाइट पास करते हैं तो उसमें जो आपका सोल्यूशन का जो सोल्यूशन के अंदर वाला एरिया है वो अगर विजिबल हो जाए, दिखाई देने लग जाए, तो वो आपका फिनोमेना कहलाता है टिंडल इफेक्ट। क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो साइंटिस्ट थे टिंडल, उन्हीं के नाम पर आपका टिंडल इफेक्ट बना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये टिंडल इफेक्ट यानी आपका जो पाथ ऑफ लाइट वो विजिबल क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है आपने 9th क्लास में पढ़ा था बच्चों। या स्कैटरिंग आप ये प्रिज्म लिया था, प्रिज्म में जैसे वाइट लाइट पास करी थी तो ये आपका किसमें 7 कलर्स में, किसमें विबग्योर में ऐसे क्या हो गया था, स्प्लिट हो गया था। दैट स्प्लिट इज सेड टू बी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का दूसरा नाम क्या है? डिस्पर्सन है, ठीक है। लाइट डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। आपने घरों के आसपास देखा है जिसके घर कच्चे होंगे तो उनके घरों में जब कभी धुआं हो या धूल ज़्यादा हो तो कभी कहीं से रोशनी आती हुई दिखाई दे जाती है, तो वो जो रास्ता होता है वो आपका क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। दैट इज सेड टू बी टिंडल इफेक्ट, है ना, उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। कौन सोल्यूशन? ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। अब इसके आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट। आपको बताया गया था कि ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल हैं वो हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, मिक्स रहते हैं सॉल्वेंट के साथ। इसका मतलब वो सेटल नहीं होते बॉटम पर सेटल नहीं होते, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है पार्टिकल पे, ठीक है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा तो पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं। ग्रेविटी का इफेक्ट किन पार्टिकल पे होता है? क्यों बड़े पार्टिकल पे होता है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेती है। इसका मतलब यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया कि 1 नैनोमीटर से पार्टिकल साइज कम है, तो यानी पार्टिकल साइज बहुत कम है, इसलिए ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल पे कोई भी आपका ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, मतलब सोल्यूट पार्टिकल डज नॉट सेटल एट बॉटम, उस बॉटम पे सेटल नहीं होते हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट है। उसी का मतलब ये है कि उस पर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है कौन से सोल्यूशन पे? आपके जो ट्रू सोल्यूशन है इनमें आपका कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहे। कुछ एग्जाम्पल आप देख लेते हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर। दूसरा एग्जाम्पल है सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। तीसरा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर। तो ये आपके जो है ट्रू सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रू सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट बच्चों। ट्रू सोल्यूशन के बाद कोलाइडल सोल्यूशन जो इम्पोर्टेंट बहुत है।
कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अभी जो एक्टिविटी देख रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि जो आपका सेकेंड था यानी ब्लड सॉरी मिल्क जो है, मिल्क जो सोल्यूशन है, मिल्क है वो आपका कैसा होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और आपका जो ब्लड है वो भी कोलाइडल सोल्यूशन होता है। तो बहुत ढेर सारे कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, तो उनके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आ जाता है कौन सा, कोलाइडल सोल्यूशन। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर है पार्टिकल साइज ऑफ। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे लेना है कि जो ट्रू सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते थे उनका नाम चेंज होके यहाँ पर हो गया है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो सॉल्यूट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर सॉल्यूट को कहते हैं डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट को कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो सॉल्यूट जो है डिस्पर्स फेज पार्टिकल कहलाते हैं, और सॉल्वेंट मतलब आपका कोलाइडल सोल्यूशन जो होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होगा। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए जो नया टर्म यूज करना है वो सॉल्यूट के लिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए यूज करना है। ध्यान रखना है, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट शब्द यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन 1 नैनोमीटर, मोर देन 1 नैनोमीटर एंड लेस देन 1000 नैनोमीटर। कुछ बुक्स में बच्चों ये लिखा है कि इसका जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट का मतलब डिस्पर्स फेज का पार्टिकल का जो साइज है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। किसके बीच में, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो आपकी बुक में लिखा होगा, लेकिन जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो आपको यही पढ़ने को मिलेगा, द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन 1 नैनोमीटर एंड लेस देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, आपकी बुक में ज़रूर लिखा होगा, लेकिन आपका NCERT 10th क्लास में है, 9th क्लास में है, और 12th क्लास में जैसे आएंगे हायर क्लास में तो आपको यही पढ़ने को मिलेगा 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो पार्टिकल्स साइज लाइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में ही पार्टिकल साइज पाया जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि दे शो द टिंडल इफेक्ट, इट शो द टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अगर हम लोग क्या ले लें, यहाँ पर आपका मिल्क ले लें, ये मिल्क ले लिया जाए, अगर इसमें से लाइट पास करें, क्या करें, लाइट पास करें, तो इसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा, विजिबल हो जाएगा। और ये विजिबल किसकी वजह से होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। इसमें पार्टिकल साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, जो लार्जर पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरा, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है। हेट्रोजीनियस सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, इसलिए इनको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बताया जाता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है, कि ये पार्टिकल डिस्पर्स हो जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो जो डिस्पर्स हो जाएगा तो वो डिस्पर्स फेज कहलाएगा, जिसमें डिस्पर्स होगा ये, दैट इज सेड टू बी डिस्पर्सन मीडियम। तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो इनका नाम क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। लेकिन
यहाँ पर आपका क्या है, वो पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, इसलिए ये सॉल्यूट के लिए डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट के लिए डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। तो ये दिखाई देने वाला, अगर बच्चे कहते हैं कि सर ये तो हमें लगता है कि मिल्क जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन दिखाई देने में तो आपको होमोजीनियस मिक्सचर जैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इसको और डिटेल में लिख सकते हैं, द सॉल्यूट डिस्पर्स फेज पार्टिकल एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथे पॉइंट पे चलते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी on colloidal particle, colloidal कोलोइडल पार्टिकल का मतलब डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों के लिए है, एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों के लिए इन पर कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। तो ये मेन पॉइंट रहे। और एक पॉइंट और है हमारा पांचवा पॉइंट और है बच्चों यहाँ पर, दे शो द ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होते हैं? एक रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी सेल के अंदर, है ना, सभी लोग जान रहे हैं। तो उन्होंने एक बार क्या किया, वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर, और उसमें कुछ पॉलन ग्रेन डाल दिए। क्या डाल दिए? पॉलन ग्रेन डाल दिए। और पॉलन ग्रेन की मूवमेंट को क्या करा, स्टडी करी। तो जब इनका स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि पॉलन ग्रेन कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, ठीक है, कभी ऐसे जा रहे थे, कभी ऐसे जा रहे थे, कभी ऐसे जा रहे थे। सो दे हैव द जिग जैग मोशन, है ना, उनका जो मोशन था वो जिग जैग था। कैसा था? जिग जैग मोशन था। और ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल, that is said to be zigzag motion of the particle is said to be Brownian movement। ब्राउनियन मूवमेंट का शो करना ये बताता है कि पार्टिकल मूव्स फ्रीली विदाउट एनी रेजिस्टेंस एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब पार्टिकल घूमता रहेगा लगातार तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, नीचे की तरफ वो सेटल नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, ब्राउनियन मूवमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि ग्रेविटी पर कोई भी इफेक्ट, ग्रेविटी का उन पार्टिकल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यानी वो जो पार्टिकल है कोलाइडल पार्टिकल, वो आपके बॉटम पे सेटल नहीं होंगे। तो ये रहे बच्चों किसकी, कोलाइडल पार्टिकल के कोलाइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज। अब इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर ब्लड, दूसरा मिल्क, तीसरा डाई जो होती है आपकी, डाइज सभी आपकी डाइमिस कलर, ठीक है, चौथा आपका हलवा भी लिख सकते हो, पांचवा से क्रीम, सेविंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, सातवां शू पॉलिश। तो ये सभी क्या होते हैं भाई, कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, तो ध्यान रखना है। तो एक दो याद रख लीजिए, बस ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा चलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन को समझने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो सस्पेंशन आपको समझाते हैं। पहले आप देखिएगा, जब नदी वगैरह क्या होती है, बाढ़ में आती है तो उसका कलर मटमैला हो जाता है। मटमैला होने का मतलब है कि उसमें सॉइल पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होते, सस्पेंडेड होते हैं, लटके रहते हैं। किसमें? सॉल्वेंट में सस्पेंडेड होते हैं।
तो ये ध्यान रखना है, और कुछ समय बाद वो सस्पेंडेड पार्टिकल बॉटम पे बैठ जाते हैं। ठीक है, दूसरा भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था चॉक पाउडर। क्या लिया था? चॉक पाउडर। चॉक पाउडर में क्या लिया था? वाटर में डिजॉल्व किया था चॉक पाउडर को, कुछ समय के लिए रख दिया तो वो बॉटम में क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है। तो छोटे बच्चों की जो मेडिसिन आती हैं वो सभी सस्पेंशंस में आती हैं, लिक्विड में होती है। बच्चा आपका गोली खा नहीं सकता, टैबलेट नहीं खा सकता, तो टैबलेट नहीं खाता तो उसका क्या होता है? सोल्यूशन बना के दिया जाता है। तो सोल्यूशन में सभी में लिखा रहता है सस्पेंशन, 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 और लिखा रहता है कि यूज करने से सेक करें, पहले हिलाएं इनको अच्छे से, सेक वेल बिफोर यूज। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल होंगे वो बॉटम में क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे सोल्यूशंस जिसमें से उसके सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाएं कुछ समय बाद, तो वो सभी सस्पेंशन कहलाते हैं। ठीक है, एयर में भी आपके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, कार्बन पार्टिकल होते हैं, दे सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, जो आपका डर्टी वाटर होता है, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसमें भी कुछ आपके ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सस्पेंडेड होते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें से आपके जो पार्टिकल हैं कुछ समय बाद वो बॉटम पे सेटल हो जाए, यानी उन पार्टिकल पर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, तो वो सारे सस्पेंशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सस्पेंशन। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दीज आर इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये सोल्यूशन है आपके। ठीक है, तीसरा आपका आ गया पार्टिकल्स सेटल्स, पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट particles settles at the bottom when they are left undisturbed। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल सेटल एट द बॉटम व्हेन दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब। बिना डिस्टर्ब किए रख देंगे तो उनके जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं। इसका मतलब ग्रेविटी इफेक्ट करती है, ग्रेविटी इफेक्ट ऑन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स पर ग्रेविटी का क्या होता है? इफेक्ट होता है, ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट, दे शो टिंडल इफेक्ट, ये भी टिंडल इफेक्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल लिख लीजिए भाई जल्दी से। सोल्यूशन ऑफ चाक एंड वाटर, सोल्यूशन ऑफ क्ले एंड वाटर, सस्पेंस और पैरासीटामोल सस्पेंशन आप ऐसे लिख सकते हैं। आपने देखा होगा जो हनी होता है, हनी भी क्या होता है? एक कोलाइडल सस्पेंशन होता है। कुछ समय बाद कुछ हनी की जो शुगर होती है वो बॉटम पे क्या हो जाती है? सेटल हो जाती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। तो मेन हमारा यहाँ पर कौन सा है? ट्रू सोल्यूशन है, और इसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन है। सस्पेंशन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कोलाइडल सोल्यूशन एंड ट्रू सोल्यूशन। तो आपको यही 4 पॉइंट के आधार पर इनका देना है और उसका देना है, लाइन खींच के बताएंगे। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन में कह देगा डिफरेंस बताइए, या कोलाइडल सोल्यूशन या सस्पेंशन में पूछ लेगा। कभी कभी तो कह देता कि बताइए भाई तीनों में डिफरेंस बताइए, तो आप तीनों को लिखिए, कोलाइडल सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन, सभी की प्रॉपर्टीज जो पॉइंट आपको बताए गए हैं, इन्हीं पॉइंट को हमें क्या करना है? पॉइंट आउट कर देना है, लिख देना है, तो आपके 3 नंबर मिल सकते हैं। ठीक, हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है भाई। इससे क्या आ जाता है? न्यूमेरिकल आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो इस पर न्यूमेरिकल आने वाला होता है, तो जनरली इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है।
अगर आपने एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, आपने क्या किया, आधा लीटर पानी ले लिया, ठीक है, और उसमें आपने 200 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर दी, पिलाया, ठीक है। कभी दूसरे मेहमान आए तो आपने आधा लीटर पानी लिया, 100 ग्राम शुगर मिला दिया। तो आप ये बताइए कि दोनों ही सिचुएशन में किस केस में, किस सिचुएशन में आपको जो मेहमान थे, आपके जो मेहमान थे, उनको कौन सा शुगर सॉल्यूशन जो है आपका शरबत था वो मीठा लगेगा। तो मीठा आपको जनरली आप जान सकते हैं जिसमें से ज़्यादा मात्रा में शुगर मिलाया गया हो, यानी 200 ग्राम वाले में, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन आपका कह सकते हैं कंसनट्रेटेड था, ज़्यादा क्या था, कंसनट्रेटेड था, जिसमें इसका मतलब है ये कंसनट्रेशन और डाइल्यूट दो शब्द यहाँ पर देख लेना, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो इन शब्द की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट क्या क्या होते हैं इनको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, उसको समझने से पहले एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने 6th क्लास में पढ़ाई कर चुके हैं भाई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं ज़रा देख लेते हैं भाई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये आपने क्या कर लिया, एक कंटेनर लिया, इसमें आपने 100 ml वाटर ले लिया। क्या ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया। इसमें NaCl डिजॉल्व किया आपने, थोड़ा सा NaCl लिया और स्टिरर कर दिया, इसको चलाते गए चम्मच के सहायता से, तो डिजॉल्व हो जाएगा। कुछ समय बाद फिर थोड़ा सा आपने NaCl लिया और डिजॉल्व किया, डिजॉल्व हो जाएगा। फिर NaCl लिया, फिर डिजॉल्व कर दिया, डिजॉल्व हो जाएगा। एक ऐसे समय आएगा कि NaCl डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो जब वो NaCl क्या है, डिजॉल्व होना इसमें बंद हो जाए, तो वही सॉल्यूशन, ये जो अब सॉल्यूशन बन गया वो आपका क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, पहले इसको समझते हैं। द सॉल्यूशन इन विच, ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute कैन बी एडेड। is called saturated solution at particular temperature। टेम्परेचर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व ना हो पाए, NaCl यहाँ पर क्या है, सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो जब डिजॉल्व ना हो पाए तो दैट इज सेड टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन को जनरली हम लोग कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कह सकते हैं कि जब ज़्यादा गाढ़ा होता है। अब इसमें ज़्यादा आप सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन ये है कि जब भी सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो आपका सोल्यूट की अमाउंट डिजॉल्व है उससे कम सोल्यूट अगर डिजॉल्व हो तो वो हमेशा डाइल्यूटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइल्यूटेड कहलाएगा। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन फिर से एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन होंगे तो इसमें से जो भी ये कंसंट्रेशन टर्म आया ना, तो ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट को बताता है। हमें केवल किसको पढ़ना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ही पढ़ना है। सोल्यूट की मात्रा को ही हमें क्या करना है, पढ़ना है। अगर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड है और सोल्यूट की मात्रा कम है तो वो डाइल्यूटेड है। तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन क्या होगा भाई, द सोल्यूशन which have lesser amount of solute as concentrated solution।
तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या है, मतलब जो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसी को हम लोग कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से जब भी उसमें सोल्यूट की मात्रा कम हो, ठीक है, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। आप थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए 100 आपने क्या ले लिया, 100 ml आपने क्या लिया, 100 ml वाटर ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया, और 100 ml वाटर में आपने 10 ग्राम आपने शुगर डाल दी, ठीक है, पहला केस। और दूसरा केस 100 ml आपने फिर से क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इसमें आपने कितना 80 ग्राम आपकी क्या डाल दी, शुगर डाल दी। तो इनमें से देखेंगे कि जब भी शुगर इसमें 10 ग्राम डाली गई, बहुत कम मात्रा में डाली गई है, तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। कैसा होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। और ये ज़्यादा मात्रा में आपका क्या किया गया, सोल्यूट को डिजॉल्व किया गया है, ये आपका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। तो जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, लगभग 80 to 90% हो, कितनी हो, सोल्यूट का जो परसेंटेज हो 80 to 90% हो, यानी इतना परसेंट डिजॉल्व कर दिया जाए तो वो आपका कंसनट्रेटेड होगा। और जिसमें से आपका कम मात्रा में डिजॉल्व किया जाए तो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर समझते हो कि कितना मात्रा में डिजॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर सॉल्युबल का मतलब है सॉल्युबिलिटी, एक शब्द और यहाँ पर समझना है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि एक अगर 100 ग्राम हम लोग वाटर ले लें, उसमें जितना सोल्यूट डिजॉल्व कर दिया जाए तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, कि ये वाटर इतना डिजॉल्व कर सकता है, लेकिन कितने पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 cc, सेंटीमीटर क्यूब ले लें या ml ले लें, 100 ml सॉल्वेंट। तो वो 100 ml सॉल्वेंट ले लेंगे तो उसमें से जो सोल्यूट का अमाउंट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए 100 ग्राम बेंजीन में 2 ग्राम आपका क्या हो गया, एल्कोहल डिजॉल्व कर दिया गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 2 ग्राम है। लेकिन ध्यान रखना एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है। पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर है उसमें से आपने क्या करी, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको गर्म कर दिया, तब और ज़्यादा मात्रा में सोल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर आप क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब आपको समझना है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इज इंक्रीजेज। तो ये सबसे पहली बात है, ठीक है। तो एक एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ लेनी है। इसके बाद हम लोग आप चलते हैं कि व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो पहला है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कि इसके लिए सिंपल है, मास परसेंटेज का मतलब परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कोई भी चीज़ का परसेंटेज है, जैसे बच्चों आपसे कहा जाए कि आपके 500 में 490 नंबर आए हैं, ठीक है, तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 490/500 इंटू 100 क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए टोटल कितना है उसको नीचे रखेंगे और कितना आपने प्राप्त किए वो आपको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर मास परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये आपका मास परसेंटेज निकल जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो, ठीक है। दूसरा है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी सोल्यूट कैसा है,
लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है। और लास्ट में है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा आपका आ जाता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों, मास वॉल्यूम परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो मास जब रहेगा तो मास का मतलब है सॉल्यूट का मास होगा, और वॉल्यूम होगा तो इसका मतलब सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वहाँ पर मास और मास का रेशियो था पहले मास परसेंटेज में, वॉल्यूम परसेंटेज में क्या था, वॉल्यूम का परसेंटेज था, और यहाँ पर मास वॉल्यूम परसेंटेज में मास और वॉल्यूम का परसेंटेज है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपका क्या आ जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर लगाने की कोशिश कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए कि 20 ग्राम NaCl is dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 20 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मास परसेंटेज, कैलकुलेट मास परसेंटेज। मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई, मास परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। करेक्ट। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 20 गिवन है, और मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट भी होगा और मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों का मास हो जाएगा तभी तो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, इनटू 100। ठीक है, तो अब ये जरा देख लेते हैं यहाँ पर। तो 20 इज इक्वल टू 20 अपॉन, यहाँ पर 20 आपका सॉल्यूट का मास है और सॉल्वेंट का दिया गया 180 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 अपॉन 200 इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया और ये आपका 10% आ गया। क्या आ गया, 10% आ गया। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जो नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें।